नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम धामी का आज टनकपुर दौरा, पदयात्रा में शिरकत करेंगे सीएम धामी। सरदार पटेल भाई की जयंती पर होगी पदयात्रा, तो सहकारिता मेले का भी सीएम करेंगे शुभारंभ। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा की शुरुआत इस दौरान होगी। पदयात्रा में शिरकत भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो सीएम धामी का आज टनकपुर दौरा काफ़ी खास भी माना जा रहा है और पदयात्रा में इस दौरान सीएम धामी शिरकत भी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह पदयात्रा होगी। सहकारिता मेले का भी सीएम शुभारंभ इस दौरान करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत टनकपुर दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पदयात्रा में शिरकत भी सीएम धामी करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह पदयात्रा होगी और ऐसे में सहकारिता मेले में भी सीएम पहुंचेंगे। इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और ऐसे में पदयात्रा में शिरकत भी करेंगे सीएम धामी। काफी खास ये दौरा माना जा रहा है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पदयात्रा भी होगी। सहकारिता मेले का भी इस दौरान शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा रहने वाला है और पदयात्रा में भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत दौरे पर रहने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं और सीएम धामी का ये जो टनकपुर दौरा है, इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पदयात्रा में शिरकत भी करने वाले हैं। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 28वीं अखिल भारतीय वन क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मार्च पास्ट मशाल प्रज्वलन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन कर्मियों का फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए असली प्रहरी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खेल और पर्यावरण संरक्षण का अग्रदूत बना हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है। खेल व्यक्ति में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्ष की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा विश्वास है कि देश भर से आए वन अधिकारी और खिलाड़ी अपनी अनुशासन, परिश्रम से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बल्कि वन संपदा के संरक्षण, संवर्धन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी की प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वहीं राज्य के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ महिलाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्म की नियुक्तियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के सम्मान राशि प्रदान कर उनकी
प्रतिभा और उनके परिश्रम का सम्मान कर रही है। साथ ही में हमने देश का गौरव बढ़ाने वाली वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हमारे राज्य की बेटी स्नेहा राणा को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्गदर्शन किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजन किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई-बोर्ड, ई-वेस्ट और रिसाइक्लिंग मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल मंच के रूप में भी विकसित किया है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये स्थल खेल विविधता के साथ साथ हरित विविधता का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य की लगभग 15% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित है, जबकि पूरे देश का अनुपात ये मात्र 5.2% ही है। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ साथ मानव वन्य जीवन संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। हमारे वन विभाग को GPS ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड और GPS जैसे आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से युक्त किया गया है, जिससे वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा को और बेहतर ढंग से किया जा सके। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और राज्य में CM योजना को संचालित कर युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ट्रैकिंग गाइड और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं हम इको डेवलपमेंट कमेटियां और कैंटर राइड जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन से जोड़कर उनके आजीविका को भी सशक्त बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शैक्षिक यात्राओं का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कारपेट में एक आधुनिक रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की है, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स भी कह सकते हैं। इस सेंटर में घायल और बीमार वन्य जीवों के उपचार और पुनर्वास की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष में दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। आज हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र जी को भी यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं आए। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से लगातार अनेक योजनाओं को हमारे यहाँ पर चाहे वन विभाग की अनुमति मिलनी हो या अन्य काम होने हो, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मार्ग विकास का तो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जो विकास हमारा जाता है उसके वन विभाग से ही होकर जाता है। और इसलिए हमारा प्रदेश पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल और आधुनिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जानी है। इस परियोजना में
भूमि आवंटन से लेकर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केवल प्रशासनिक बाधाएं जिन्हें वन विभाग के मार्गदर्शन में सहयोग से जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा। ये गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में काफी खुशी भी है। हालांकि इससे पहले भी गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनका गोदियाल का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है। गणेश गोदियाल को प्रदेश की कमान भी संभाली है, जिसके बाद गणेश गोदियाल जो है शहीद स्मारक दिवस पर भी पहुंचे हुए हैं। यहां पर पहुंचे थे वो, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी उन्होंने की है, और साथ ही शहीद जो हुए उत्तराखंड के लिए बलिदान जिन्होंने दिया उनको नमन भी गणेश गोदियाल ने किया है। और तमाम लोगों से इस दौरान मुलाकात भी गणेश गोदियाल कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और शहीद आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन भी किया है। और प्रदेश की कमान जिस तरह से उनको मिली है, 2027 के विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसके लिए तैयारियाँ जोरों शोरों पर जारी है। को बड़ी कमान जिस तरह से दी गई है, किस तरह फर्ज, बड़ी कमान और छोटी कमान, फर्ज तो फर्ज होता है, छोटा फर्ज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा फर्ज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जब नहीं था, मैं उतनी ही तल्लीनता से काम करता हूं समाज के लिए। हम राजनीतिक व्यक्ति जरूर हैं, राजनीति में काम करते हैं, लेकिन ये राजनीति, हमारा मकसद समाज का हित हो, इस रूप में ये राजनीति करते हैं। तो हम छोटी जवाबदारी हो, बड़ी जवाबदारी हो, आज बड़ी जवाबदारी है। आज मेरा फ़र्ज और ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं और ज़्यादा मुस्तैदी से और ज़्यादा मेहनत से जो अपेक्षाएँ हैं सबकी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। शहीद स्थल पर आप पहुंचे थे? मैं शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैंने सौगंध ली है कि मैं जो हमारे शहीद थे, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाऊंगा। और उसमें पहला काम ये होना चाहिए कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का कैंसर पूरी तरह जड़ें जमा चुका है सरकार के सहयोग से, उस पर कैसे काबू पाया जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। 2027 के चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? जी, हम लोग अब बैठेंगे, हमारे नेता लोग बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। और ये जो नई टीम बनी है, ये इसी मनोयोग से बनी है, इसी अनुरूप बनी है कि 2027 के बारे में हम लोग चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से प्रोग्राम बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें और जनता के बीच जाएं। जिलों की टीम भी बना दी गई है, इससे फायदा कितना मिलेगा? निश्चित रूप में फ़ायदा मिलेगा। संगठन का नया स्वरूप आपके सामने है, नयापन आएगा सामने, तो उससे बहुत बेहतरीन संगठन को मिलेगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए गणेश गोदियाल जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और 2027 के चुनाव के लिए वो किस तरह से तैयार हैं या फिर किस तरह की रणनीति बनाएगी, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। लक्सर में बार एसोसिएशन की ओर से निर्माणाधीन कोर्ट में चैम्बर की मांग उठने लगी है। एडवोकेट एसोसिएशन बार के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वकीलों ने ये मांग रखते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सांसद निधि या अन्य माध्यम से वकीलों का चैम्बर बनाया जाए, जिस पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति जताते हुए वकीलों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। एडवोकेट एसोसिएशन लक्सर का कि उन्होंने मुझे अपने बीच में आमंत्रित किया। उन्होंने कुछ डिमांड मेरे पास रखी हैं, तो उस डिमांड पर मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जरूर सकारात्मक विचार करेंगे। सांसद से जो डिमांड थी, उन्होंने पूरा उसमें विश्वास दिया कि भी हम उस डिमांड को पूरी करेंगे। आपकी मुख्य डिमांड हमारी जो है चैम्बर्स की है, क्योंकि न्यायपालिका भवन बन चुका है, हमारे पास वहाँ चैम्बर अभी नहीं बने। क्योंकि आर्थिक हमें सहयोग की आवश्यकता है, वही हमारी डिमांड आज थी। जो डिमांड जो है हमारी, उन्होंने विश्वास दिलाया पूरा कि वो निश्चित रूप से आपकी पूरी होगी। जिससे उत्तराखंड चार धाम होटल एसोसिएशन ने बद्रीनाथ धाम में अहम बैठक की, जिसमें चार धामों के होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों समेत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, ज्योतिर्मठ, ओली, पीपलकोटी और चमोली से जुड़े सभी होटल एसोसिएशन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में चार धाम होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष राजेश मेहता ने सभी आगंतुक पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार भी किया है। इसके बाद बैठक के होटल एसोसिएशन और यात्रा से संबंधित तय एजेंडे के तहत तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। जय बद्री विशाल, भगवान बद्री विशाल के चरणों में, चारों धामों में प्रणाम करके मैं अपनी बात को ऐसा रखूँगा कि अभी चार धाम होटल एसोसिएशन की एक बैठक बद्रीनाथ में बुलाई है हम लोगों ने,
और इसका मूल उद्देश्य ये है कि 2025 यात्रा की हमने समीक्षा की है और 2026 की यात्रा में जो कमियां हैं और जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हमने ये बैठक की है। तो मेरी सरकार से एक विशेष निवेदन भी है और उनको सुझाव भी देना चाहता हूँ कि जो 2025 में जो यात्रा हुई थी उस यात्रा में जो है इन्होंने एक लिमिट बांधी थी कि धामों में कितनी संख्या में यात्री जाएंगे। जैसे बद्री विशाल में जो है 15,000, केदार में 11,000 ऐसे करके बांधी थी। तो मेरा बोलना ये है कि बद्री विशाल में हमारे बद्री विशाल का परिसर जो है कर्णप्रयाग और अपना रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ तक पड़ता है। इसमें लगभग 1 लाख आदमियों की रहने की कैपेसिटी है। जो ये चारधाम होटल एसोसिएशन की जो बैठक की है, इसमें हमने सबसे पहले जो कड़ा विरोध है जो सीमित संख्या के ऊपर है, हम सीमित संख्या का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं कि इसका पूरी तरह जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यात्रा जो है हर साल जो है घट रही है। ये भाजपा सरकार भी हो रही है। आप अपने धामों को चमकाइए, आप कैंची धाम को जो करना करिए, लेकिन जो हमारी परंपरा से जो यात्रा चल रही है इसको छेड़खानी मत कीजिए, आप इसमें प्रयोग मत कीजिए आप। और आप सड़कों की हालत देखिए, पूरे धामों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप सड़कों पर ध्यान दीजिए। अब यही हमारा कहना है। चारधाम होटल एसोसिएशन की बद्रीनाथ धाम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें सीमित संख्या को लेकर जो उत्तराखंड सरकार 2022 से इसको लागू किया है, इसका कड़ा विरोध करते हैं। सरकार आंकड़ेबाजी इस तरीके कर रही है कि एक ही यात्री को 4 बार हेड काउंट कर रही है। सरकार ने जो संख्या रखी है 8,000, 10,000, 15,000, 18,000 की चारों धाम में अलग अलग है, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पर रहने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा है और सरकार केवल एक आदमी को 4 बार अगर गिनेगी तो यात्रियों की निश्चित ये संख्या में कमी आ रही है। आप देखिए पूरी घाटी, गंगोत्री घाटी हो या केदार घाटी हो, बद्रीनाथ की घाटी हो, सारे होटल्स खाली पड़े हुए हैं और सरकार केवल ढिंढोरा पीट रही है कि 48 लाख यात्री, उनका जो मीडिया में बयान आया है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राज्य बनने के दौरान उत्तराखंड की जनता ने जो सपने देखे, बीते 25 सालों में उन सपनों को साकार होते हुए नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ तराई क्षेत्र का हुआ है, आज भी पर्वतीय क्षेत्र विकास की राह देख रहे हैं। बीते 25 सालों में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने बारी बारी से जनता को ठगने का काम किया है। आज पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार न होने से गांव के गांव वीरान पड़ते जा रहे हैं। बड़ी तादाद में युवा रोजगार के लिए पलायन करने को भी मजबूर हैं। देखिए, जो चीज़ें हम जनता को बताते थे कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए, वो खुद जनता हमसे कह रही कि नहीं आप आइए, ये चीज़ होनी चाहिए। जनता के अंदर खुद ये भावना आ गई है कि भाजपा और कांग्रेस ने 25 साल तक इस प्रदेश को लूटा है और यहाँ का विकास नहीं किया है, यहाँ के लोगों की नहीं सुनी है, इसलिए यूकेडी को आना चाहिए, ये जनता खुद कह रही है। अब हमारे साथियों का, उत्तराखंड क्रांति के साथियों का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में जाएं, उनसे मिलें और उनकी बातें सुन के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जनता को इसके साथ जोड़ें। तो यही एक तरीका है। तो बिल्कुल कम बैक बिल्कुल होगा। लोहाघाट में बनने वाले बाईपास निर्माण को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर एसडीएम सदर अनुराग आर्य के नेतृत्व में प्रशासन, एनएच और रायकोट कुंवर के ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता में ग्राम प्रधान सरोज कुंवर ने भी की है। और बैठक में एनएच के अधिकारियों ने बाईपास के निर्माण की जानकारी नक्शे के जरिए ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। नक्शे के मुताबिक बाईपास निर्माण में रायकोट कुंवर के ग्रामीणों की कृषि योग्य भूमि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कट रही है। ग्रामीणों ने कहा है कि उनके रोजगार का माध्यम सिर्फ कृषि है। अगर वो कृषि भूमि को बाईपास निर्माण के लिए देंगे तो उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पुरानी रोड बनी हुई है। सर, जैसे कि हम पहले से कहते हुए आ रहे हैं, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा था कि उस जो बाईपास प्रस्तावित था उसमें हमारे गांव के लगभग अधिकांश किसानों के खेत आ जा रहे थे, जिस वजह से वो भूमिहीन होने के कगार पे पहुंच गए थे। लेकिन आज जो डीएम साहब के निर्देशन में और
एसडीएम साहब हमारे यहाँ आए थे, तो उनने जो सॉल्यूशन निकाला है उससे समस्त ग्रामीण संतुष्ट हैं। उन्होंने जो 3 ऑप्शन दिए हैं और आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की भूमि को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो 3 ऑप्शन दिए हैं, एक शंखपाल होते हुए मरौड़ा खान तक एक फ्लाईओवर का ऑप्शन दिया है, उससे ग्रामीण पूर्णतया संतुष्ट हैं। साल के हेरिटेज सभागार में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में जिले भर से आए राजकीय पेंशनधारियों ने रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। जी, ये हमारे पेंशनर एसोसिएशन का एक मोटो रहा है। हर वर्ष हम जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 80 वर्ष की अधिवर्ष आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उनको अपने संगठन के माध्यम से उनको सम्मानित करते हैं। पर 3 सूत्रीय एक तरह से हमारा मांग पत्र जो है, हम बार बार सरकार से इसमें अनुरोध करते हैं। 12 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं राशिकरण को लेकर के। पेंशन का जिस समय हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं, तो पेंशन का एक भाग हम लोग बेच देते हैं सरकार को। सरकार उसकी वसूली में ब्याज हमसे करती है। सरकार ने उसका मानक रखा है 15 वर्ष, लेकिन उसका जब कैलकुलेशन किया गया तो वो 10 साल 8 महीने में ही हमसे वसूल हो चुका होता है। एक तरह से 3 साल 2 महीने जो है हमसे वसूली गलत हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते शहर में पुलिस विभाग की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। वहीं नैनीताल जिले के सभी बैरियर्स पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघरों और सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में आतंकी घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जनपद नैनीताल में भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जनपद के जितने भी बैरियर्स हैं, जहां पे भी पुलिस के नाके हैं, उन सभी जगहों पे सघन चेकिंग की जा रही है। आज जनपद में 5 जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि जनता में ये संदेश देने के लिए कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, सतर्क है और आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद है। हम इस फ्लैग मार्च के द्वारा जो नैनीताल के निवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, कृपया सजग रहें, सतर्क रहें, पुलिस की मदद लें। कोई भी अगर आपको अवांछनीय गतिविधि नज़र आती है, उसकी सूचना पुलिस को दें। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट अभी भी जारी है। इसी को लेकर बाजपुर में सीओ विभव सैनी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, जो कोतवाली से शुरू होकर मुंडिया पिस्तौर तिराहे तक निकला है। इस दौरान सीओ विभव सैनी ने बताया है कि सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।